बोहर मॉडल में ही आगे बढ़ते हैं और कुछ एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको देखने हैं इसमें, तो इनको हम अलग से नोट करके लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में एक छोटा सा हेडिंग पड़ेगा, रिकॉइलिंग ऑफ एन एटम ड्यू टू डी एक्साइटेशन। रिकॉइलिंग ऑफ एन एटम ड्यू टू डी एक्साइटेशन। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोई भी एटम डी एक्साइट होगा, तो एटम डी एक्साइट होने का क्या मतलब है? एटम डी एक्साइट होने का मतलब ये है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, और हमको मालूम है कि जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो उतने एनर्जी डिफरेंस का फोटोन एमिट करेगा। ठीक है, और उस फोटोन के ही लिए हम लोग लैम्डा निकालते हैं, जिनको हम लोग लाइमन पामर पास्टन ये सब नाम देते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि एटम का मास और फोटोन का जो मोमेंटम है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एटम अगर पहले रेस्ट पे है तो बाद में भी एटम रेस्ट पे ही रहेगा। बट अगर हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा कि अगर फोटोन राइट साइड में एमिट हो रहा है विथ सर्टेन मोमेंटम, तो वो जो एटम है वो लेफ्ट साइड में रिकॉइल होगा, जस्ट लाइक फायरिंग ऑफ अ बुलेट इन अ गन। याद है ना, गन से अगर हम बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट अगर राइट साइड में जा रही है तो गन को पीछे की तरफ रिकॉइल मिलेगा। सिमिलरली अगर एटम से फोटोन निकल रहा है राइट साइड में तो उस एटम को बैक साइड में एक रिकॉइलिंग वेलोसिटी मिलेगी। तो कई बार हमसे निकालने के लिए बोलता है वो वेलोसिटी। तो इस प्रोसेस में हम सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं, और देख लो बस सीधा सीधा है। तो सपोज हमारे पास ये हो गया इसका एच एटम के लिए अगर निकालें, और ये एच एटम इनिशियली रेस्ट पे है और ये एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है ग्राउंड स्टेट में नहीं है। तो अगर ये एक्साइटेड स्टेट में है तो हम इसको अगर डी एक्साइट करते हैं, डी एक्साइट करने का मतलब ये है कि अगर इस एटम से कोई फोटोन बाहर निकल रहा है जिसकी एनर्जी है एच न्यू, तो ये एटम बैक साइड में पीछे की तरफ वी स्पीड से रिकॉइल होगा। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनिशियली इस सिस्टम का मोमेंटम जीरो है, तो फाइनली भी इस सिस्टम का मोमेंटम जीरो होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे केस में अगर इसका फोटोन का एनर्जी डेल्टा ई है, ठीक है, और ये एनर्जी जो है हायर एनर्जी स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। तो इस फोटोन का मोमेंटम कितना लिख सकते हैं हम लोग? क्या मोमेंटम इसका एच न्यू अपॉन सी लिख सकते हैं क्यों भाई? और हाइड्रोजन एटम का अगर मास m है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एटम का जो मोमेंटम पीछे की तरफ है वो वही है जो फोटोन का मोमेंटम आगे की तरफ है, एच न्यू बाई सी। ठीक है ना, तो अगर हमें यहां से v का वैल्यू निकालना है तो v का वैल्यू निकाल सकते हैं एच न्यू अपॉन एम इंटू सी, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई एनर्जी गैप अपॉन एम इंटू सी। देखो ध्यान से, क्लियर है? बस इतना ही सी बात है इसमें। बोलिए, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट इज फ्रैक्शनल चेंज इन wavelength of photon due to
रिकॉइलिंग ऑफ एन एटम, फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन ड्यू टू रिकॉइलिंग ऑफ एटम। अब क्या है, इसमें क्या है, अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग इस फोटोन की एनर्जी को लिखते हैं, जैसे हमने ऊपर किया है, तो इस फोटोन की एनर्जी को डायरेक्टली हमने एनर्जी डिफरेंस के बराबर कर दिया है, ठीक है। जबकि एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली ये हुआ है कि जब ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आया है, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो फोटोन के पास भी है और उसमें से कुछ एनर्जी एटम के पास भी है। भाई एटम रिकॉइल हो रहा है तो इसके पास भी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी है, बट नॉर्मली होता क्या है कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है और इसके पास जो एनर्जी है, इसके पास जो एनर्जी है वो कहीं ज्यादा है। मतलब जो डेल्टा ई का वैल्यू है, सॉरी एच न्यू का जो वैल्यू है वो हाफ एम वी स्क्वायर से बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी की सारी एनर्जी इसको दे देते हैं, क्योंकि इसके पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो निग्लिजिबल है। लेकिन अगर हम उस निग्लिजिबल को नेग्लेक्ट नहीं करें और उसको भी काउंट करें, तो क्या होगा, इसके पास जो एनर्जी आएगी वो डेल्टा ई के बराबर नहीं आएगी, उससे थोड़ा सा कम आएगी, जिसकी वजह से वेवलेंथ जो होगी फोटोन की, वो जो हम कैलकुलेट करते हैं लाइमन बामर में, उससे वो वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है ना। मोस्टली इस बात को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अभी हम लोग निकालेंगे तो पता चलेगा कि बहुत है ही ऐसा कि नेग्लेक्ट कर ही देना चाहिए, बट अगर क्वेश्चन ऐसा है कि नेग्लेक्ट नहीं करना है और हमें एग्जैक्ट निकालना है, तो हम निकालना चाह रहे हैं कि फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा। फ्रैक्शनल चेंज से मेरा मतलब ये है कि अगर हम एटम का रिकॉइलिंग कंसीडर कर रहे हैं, तो जो फोटोन एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ अभी जो आ रहा है और जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं उनमें फ्रैक्शनल डिफरेंस कितना है, फ्रैक्शनल चेंज कितना है, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा मैथमेटिक्स ही है इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। तो पहले केस में हम लोग कंसीडर ये करते हैं कि जो एच एटम है वो फिक्स्ड है, ऐसे समझना। तो अगर एच एटम फिक्स्ड है तो फोटोन जो निकलेगा सिर्फ फोटोन के पास ही एनर्जी होगी, और ये जो लैम्डा है इसको हम लोग इससे निकाल सकते हैं, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू ब्रैकेट 1/1² माइनस 1/2²। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन से हम एक आइडिया ले रहे हैं कि क्या डिफरेंस आएगा। कोई और केस होगा तो हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 1/1² माइनस 1/2² इसका वेवलेंथ आएगा। ये वेवलेंथ तब होगा जब हम एच एटम को फिक्स रख रहे हैं। फिक्स रखने का मतलब यही है कि हम एच एटम को मूव नहीं करने दे रहे हैं। मूव नहीं करने दे रहे हैं तो सारी की सारी एनर्जी फोटोन के पास है। बट अगर एच एटम फ्री टू मूव है, तो जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले केस में लिखा है, ये एच एटम पीछे की तरफ रिकॉइल हो रहा है एम मास है वी वेलोसिटी से, और ये जो फोटोन है ये आगे की तरफ जा रहा है। तो फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो हम लोग h/λ' लिखेंगे, और इस बार इसकी जो एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी एनर्जी गैप के बराबर नहीं होगी, बल्कि दोनों की एनर्जी का जो सम होगा वो टोटल डेल्टा ई के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं अगर, तो लिख सकते हैं mv इज इक्वल टू h/λ', क्यों भाई, इनिशियली एच एटम रेस्ट पे है। और सेकंड केस में हम लोग लिखेंगे कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन, ध्यान से देखना, ये दोनों एनर्जी मिला के RHC 1/1² माइनस 1/2² के इक्वल होनी चाहिए। ध्यान से देखो ये इक्वेशन 3 वाली क्लियर है या नहीं, कैसे बनाई है, कोई डाउट है इसमें तो बताइए, आगे फिर सॉल्व करना है केवल, बोलो। और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हमें पता करना है λ' माइनस λ/λ, इसका वैल्यू हमें निकालना है कैलकुलेट करके। दिस इज फ्रैक्शनल चेंज। तो इक्वेशन लिखी है, इनमें किसी को डाउट है तो बताइए अभी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशंस। अब यहां पे तुम ध्यान से देखो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस HC/λ', ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या HC/λ लिख सकते हैं। लैम्डा वो वेवलेंथ है जब हमने रिकॉइल कंसीडर नहीं किया है, ठीक।
अब यहाँ से mv² की वैल्यू रखते हैं, तो एक्चुअली है क्या, हमें लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा निकालना है। तो इसको हम किसी तरह रिप्लेस करते हैं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहां से देखो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा और अपॉन लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सब उधर भेज दो। तो बाकी सब उधर भेजोगे तो क्या बचेगा बताओ, तो ये बन रहा है mv², एक लैम्डा डैश भी आ जाएगा उधर, और अपॉन में 2hc आएगा। देखो ध्यान से, आ रहा है क्या? और इसको हम लोग ऐसे लिख लें, अगर mv का होल स्क्वायर लैम्डा डैश अपॉन 2mhc, m ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, और mv² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं h² अपॉन लैम्डा डैश स्क्वायर इंटू लैम्डा डैश अपॉन 2mhc। तो इसमें से ये कैंसिल होके h अपॉन 2mc लैम्डा डैश बच रहा है। ध्यान से देखो, और देखो लैम्डा और लैम्डा डैश में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो फाइनली जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लैम्डा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है, ठीक है ना। मतलब हम ये वैल्यू रखते हैं जब, तो ऐसे मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, शायद 10⁻⁻8 या -9 का ऑर्डर बनता है जो ये फ्रैक्शनल चेंज आएगा। भाई h की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू रखेंगे, और लैम्डा जो होता है उसकी वैल्यू रखेंगे। लैम्डा और लैम्डा डैश में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो फाइनली जब हम फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो लैम्डा राइट साइड में हम लोग लैम्डा डैश की जगह लैम्डा यूज कर लेते हैं, तो फ्रैक्शनल चेंज 10⁻⁻8 -9 के आसपास आएगा। तो ये जो भी कैलकुलेशन किया है ये क्लियर है, बताइए पहले तो, फिर आगे बढ़े। इसमें ये पहला वाला केस है, केस 1 व्हेन रिकॉइल इज नॉट कंसीडर्ड, और ये केस 2 है व्हेन एटम रिकॉइल इज कंसीडर्ड। व्हेन एटम रिकॉइल इज कंसीडर्ड। कोई इक्वेशन दोबारा बतानी है, कैसे लिखी है, बोलिए। कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट इज एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, excitation of atoms through atomic collisions. Excitation of atoms through atomic collisions. देखो एक्साइटेशन का क्या मतलब है, एक्साइटेशन का मतलब ये कि हमें H एटम को एनर्जी देनी है और उस H एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको ग्राउंड स्टेट से किसी हायर एनर्जी स्टेट में भेजना है। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। एक्साइटेशन कौन कौन से तरीके से हो सकता है, व्हाट आर पॉसिबल वेज। तो देखो एक तरीका तो ये कि हम सिंपली अगर गैस को हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होगा कि उसके एटम्स को एनर्जी मिलेगी और वो एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट हो जाएंगे। दिस इज वन वे। अनदर वे, सेकेंड वे इज थ्रू फोटॉन्स। हम H एटम को एक डेफिनेट एनर्जी का फोटोन दें और वो फोटोन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें याद हो लास्ट क्लास में ही पढ़ा हम लोगों ने, H एटम के एक्साइटेशन एनर्जीज की वैल्यू निकाली थी और वो एक्साइटेशन एनर्जीज निकल के आई थी 10.2, 12.1, 12.75। याद है, नहीं याद है? एक्साइटेशन एनर्जीज ऑफ H एटम, तो ये एक्साइटेशन एनर्जीज की वैल्यू निकल के आई थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम हाइड्रोजन एटम को एग्जैक्टली इतनी ही एनर्जीज के फोटॉन्स दें तो वो फोटॉन्स एब्जॉर्ब होके हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा।
लेकिन इसके अलावा कोई और एनर्जी हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना। 10.2 ही एब्जॉर्ब करेगा, मतलब 11 एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि 11 एब्जॉर्ब करेगा तो 11 पे जाएगा कहां वो, 11 पे कोई भी एनर्जी ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 10.2 पे है। 10.2 के बाद अगला नंबर 12.09 का है, ठीक है ना। 10.2 देंगे तो 1 से 2 में चला जाएगा, 12.09 देंगे तो 1 से 3 में जाएगा, 12.75 देंगे तो 1 से 4 में जाएगा, एंड इसी तरह से आगे वैल्यूज हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जीज ऑफ एच एटम। तो एक तरीका तो है फोटॉन्स, तो फोटॉन्स हमें डेफिनेट एनर्जी के देने होंगे। और तीसरा मेथड जो है एक्साइटेशन करने का वो है थ्रू एटॉमिक कोलिजन्स, मतलब कोलिजन्स कराएंगे और कोलिजन्स में जो एनर्जी का लॉस होगा वो लॉस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है, ठीक है। बट इसमें एक बात समझना, जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, पढ़ा है तुमने। तो परफेक्टली इलास्टिक में हम लोग बोलते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, परफेक्टली इन इलास्टिक में बोलते हैं देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जनरल कोलिजन में हम लोग बोलते हैं कि देयर इज सर्टेन लॉस विच इज इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। जनरल कोलिजन जिसको बोलते हैं। अब देखो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स जब टकराते हैं, दो बॉल्स टकरा रही हैं, तो जो लॉस होता है वो कहां जाता है, बोलो। नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स जब टकराते हैं तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स टकरा रहे हैं तो उनके जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो लॉस कहां पे कन्वर्ट हो जा रहा है, किस फॉर्म में वेस्ट हो रहा है, बताइए। साउंड, फ्रिक्शन, कुछ भी। साउंड पे बोल सकते हैं, ठीक है ना, साउंड आ गया, साउंड क्रिएट हुआ, बॉडी में डिफॉर्मेशन आया परमानेंट, तो उसके इंटरनल एनर्जी में चला गया, हीट में जनरेट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये सारी एनर्जी हमें वापस नहीं मिलती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉस। ये बात हो गई बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन तुम ऐसे सोचो कि अगर दो एटम टकरा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि दो एटम टकराएंगे तो साउंड वेव प्रोड्यूस हो गई या टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ही है कि एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। एटम्स की काइनेटिक एनर्जी मिला के ही तो बॉडी का टेम्परेचर डिसाइड होता है। तो बॉडी कोलाइड होती है तो हम बोल सकते हैं कि कोलिजन के बाद टेम्परेचर बढ़ गया, बट एटम टकरा रहे हैं तो हम ये बात नहीं बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे टेम्परेचर डिफाइंड नहीं है। एटॉमिक लेवल पे सिर्फ और सिर्फ उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो एटम्स कोलाइड हो रहे हैं और अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो वो लॉस हमेशा एकोमोडेट होगा एक्साइटेशन ऑफ एटम्स में। मतलब अगर एटम्स एक्साइट हो रहे हैं, इनडायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर एटम्स एक्साइट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ लॉस हुआ है कोलिजन में और उसी लॉस को यूज करके वो एक्साइट हुए हैं। बट अगर कोई भी एक्साइटेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई भी एनर्जी का लॉस ड्यूरिंग कोलिजन नहीं हुआ है। ये एक छोटी सी बात है फॉर एटॉमिक कोलिजन्स, ठीक है ना। तो इसमें लिखते हैं पहले एक लाइन, इन एटॉमिक कोलिजन्स, in atomic collisions, if there is any loss of kinetic energy, any loss of kinetic energy during collision, then this loss must be used to excite one of the colliding atoms, must be used to excite one of the colliding atoms. But if there is no excitation, if there is no excitation, then there should be no loss of kinetic energy and collision must be perfectly elastic. Collision must be
परफेक्टली इलास्टिक। बोलो, ये मैंने पूरी जो लाइन लिखी है ये क्लियर है? ये बात ध्यान रहेगी? कोई डाउट है बताइए यहां तक? कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर एटॉमिक कोलिजन में लॉस हो रहा है तो वो लॉस एक्साइटेशन में यूज होना चाहिए, और अगर एक्साइटेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई लॉस भी नहीं होना चाहिए, तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। तो अब हमारा आगे का जो डिस्कशन है वो इसी पे बेस्ड है कि कब किसी कोलिजन में एक्साइटेशन होगा और कब नहीं होगा, या एक्साइटेशन हो सकता है या एक्साइटेशन नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटीज हमें एक्सप्लोर करनी है इस केस में, ठीक है? तो हम इसके लिए सबसे पहले एक पुरानी बात है वो लिखना चाह रहे हैं। मान लो कि अगर ये दो एटम्स हैं या दो बॉडी हैं, ये m1 है, ये u1 वेलोसिटी से m2 है और इसकी वेलोसिटी u2 है, इनके बीच में कोलिजन हो रहा है। तो ये बताओगे कि इनके कोलिजन में मैक्सिमम लॉस थ्योरेटिकली क्या हो सकता है? मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दी कोलिजन। बताओगे कोई तरीका जिससे हम डायरेक्टली लॉस लिख पाए? इसको हम लोग बोल रहे हैं केई मैक्स लॉस। तो ये केई मैक्स लॉस जो है इक्वल टू है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, ठीक है ना? म्यू का मतलब है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड वी रिलेटिव का मतलब है मॉड ऑफ u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है ना सभी को? यस। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल भी लेते हैं इसको समझने के लिए। एग्जांपल ये है कि सपोज एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, और वो न्यूट्रॉन v0 वेलोसिटी से एक H एटम से टकराने वाला है, और H एटम जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है? अब ये बताओ कि न्यूट्रॉन और H एटम, क्या दोनों का मास हम ऑलमोस्ट सेम ले सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन? यस और नो? यस सर, ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मैक्सिमम लॉस इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, तो इसको लिखेंगे हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इनटू v0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो तुम ध्यान से देखो, ये निकल के आएगा 1/4 ऑफ mv0 स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी कोलिजन में हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो सकती है। किसी भी कोलिजन में मैक्सिमम कितनी लॉस हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, थ्योरेटिकली कितनी लॉस हो सकती है, वो लॉस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में न्यूट्रॉन की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो सकती है, न्यूट्रॉन की हाफ काइनेटिक एनर्जी ही लॉस हो सकती है, ठीक है? अब इमेजिन करो कि हमने जो वैल्यूज ली हुई हैं, सपोज केस 1 लेते हैं, एंड केस 1 में न्यूट्रॉन को हमने कितनी काइनेटिक एनर्जी दी? तो मान लेते हैं न्यूट्रॉन को हमने काइनेटिक एनर्जी दी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें पता करना है कि अगर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये न्यूट्रॉन H एटम की तरफ बढ़ रहा है तो इस कोलिजन का क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब ये बताओ कि अगर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से न्यूट्रॉन आगे बढ़ रहा है तो इस प्रोसेस में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ये बताओ? तो मैक्सिमम लॉस का मतलब हुआ हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, तो मैक्सिमम लॉस थ्योरेटिकली हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब ये बताओ कि क्या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से H एटम एक्साइट हो सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से H एटम एक्साइट हो सकता है? नो सर, 10 नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ये मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी से कम है। तो अगर एक्साइटेशन नहीं पॉसिबल है तो फिर कोलिजन कैसा होगा ये वाला? परफेक्टली इलास्टिक। तो इलास्टिक होगा। इलास्टिक होगा, एंड दिस कोलिजन
मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक। तो यही हमको करना है, हमको यही पता करना है कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में तो एक ही सिचुएशन पॉसिबल है एंड दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और इस केस में कोई भी एक्साइटेशन नहीं होगा। ठीक, सपोज इसी तरह से केस 2 अगर लेते हैं, और केस 2 में अगर हम न्यूट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देते हैं 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, क्या कहोगे इस केस में? अगर हमने 20.4 दे के भेजा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को, तो इस केस में जब तुम के मैक्स लॉस निकालोगे तो इस केस में मैक्स लॉस की वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अब एक मिनट आगे मत बढ़ जाना तुरंत। अगर 10.2 का लॉस आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि लॉस होएगा ही होएगा। हम पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्चुअली क्या होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है कि न्यूट्रॉन एक्साइट करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि अभी भी कोई भी एक्साइटेशन नहीं हो, ठीक है, और अगर कोई एक्साइटेशन नहीं हो तो हम बोल सकते हैं कि ये कोलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि एच एटम इज एक्साइटेड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब एच एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में। तो इस केस में कोलिजन कैसा होगा? क्यों भाई, तो सारा का सारा लॉस हो रहा है, तो अगर सारा का सारा लॉस हो रहा है परफेक्टली तो ये कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। तो अगर मुझसे कोई ये पूछे क्वेश्चन में कि अगर हमने न्यूट्रॉन को 20.4 वैल्यू दी है तो क्या जनरल कोलिजन हो सकता है? क्यों भाई, जनरल कोलिजन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? हो ही नहीं सकता possible. 20%। नॉट पॉसिबल, जनरल कोलिजन इज नॉट पॉसिबल। या तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल है इस केस में, या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल है। क्लियर? इसी तरह से मान लो आगे बढ़ते जाओ, सब कुछ उसकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। मान लो हमने उसको काइनेटिक एनर्जी दी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो अगर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी दी है तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? मैक्सिमम लॉस, तो मैक्सिमम लॉस आएगा 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब बताओगे मुझे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी इस केस में? क्यों भाई, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सर तीनों हो सकते हैं। तीन तीन हो सकती पॉसिबिलिटी है। क्या क्या तीन हो सकती हैं? पहले केस में बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी लॉस जो है वो 0 हो। दूसरे केस में बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो 10.2 हो। क्यों भाई? और तीसरे केस में काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो 12.1 हो। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, समझ गए? और इन तीनों पॉसिबिलिटीज में क्या रिजल्ट लिखेंगे बस नोट कर लो। तो इस केस में बोलेंगे कि कोई एक्साइटेशन नहीं है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। इस केस में हम बोलेंगे n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। कोलिजन बताओगे सेकंड केस में कैसा बनेगा, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक या फिर जनरल? जनरल जनरल कोलिजन बनेगा, क्योंकि जो लॉस है वो मैक्सिमम लॉस नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज अ जनरल कोलिजन इन बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। और ऐसे ही थर्ड केस में ट्रांजिशन जो है 1 से 3 में हो सकता है, 1 से 3 में हो सकता है, तो ये भी जनरल कोलिजन है। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन अगर 25 लेके गया है तो क्या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल है? क्यों भाई, नो सर, पूरा लॉस नहीं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इस केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12.5 का लॉस हो ही नहीं सकता है। 12.5 लेके वो जाएगा कहाँ, बताओ? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था जो शायद केमिस्ट्री में नहीं आया होगा, तो इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है।
बताइए, क्लियर है? कोई डाउट? एक बात का ध्यान रखना, ये जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं ना कि ये हाफ है, तो ये हाफ इसलिए है क्योंकि हमने ये वाला एग्जांपल लिया है। अगर हम ये डायग्राम चेंज कर देंगे तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ना। हाफ हो सकता है, फुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो इस पे डिपेंड करेगा और इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा हमको, ये वाले फॉर्मूले में। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एच एटम collides with another He plus atom at rest। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एच एटम। इनफैक्ट लिखना चाहिए फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एच एटम सच दैट He plus atom may be excited to first excited state। He plus atom may be excited to first excited state। देखो करो ट्राई। इस केस में सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। बदल ये गई है कि H एटम है, तो H एटम का मास m ले लेते हैं और ये सपोज v0 वेलोसिटी से He प्लस एटम विच इज एट रेस्ट उससे टकराने जा रहा है। He प्लस का मास हम लोग 4m ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं कि थ्योरेटिकली इस केस में मैक्सिमम लॉस कितना होगा। तो अगर हम लोग मैक्सिमम लॉस निकालें तो ये होगा हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, और म्यू का मतलब होगा दोनों के मास से निकलेगा, तो m इंटू 4m अपॉन m प्लस 4m इंटू वी नॉट स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखो तो ये आएगा हाफ m वी नॉट स्क्वायर, एंड हाफ m वी नॉट स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ H एटम, तो ये आएगा 4/5 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ H एटम। अब अगर हम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं तो एक्साइटेशन एनर्जी फॉर He प्लस एटम कितनी होती है, तो एक्साइटेशन एनर्जी He प्लस एटम की 4 टाइम्स एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बन जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 4/5 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल करेंगे, तो यहां से हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम मिल जाएगी 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए कर पाए थे नहीं कर पाए थे? यस क्लियर है या कोई डाउट किसी को? बताइए। ठीक है, और एक इसमें लास्ट में पॉइंट और नोट कर दो। हालांकि एटॉमिक कोलिजन वाला जो पार्ट है ना, इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक या दो बार ही आया है IIT में, बट ठीक है, एक पॉइंट इसमें लास्ट में और लिख देना, द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एन एटम। ये जो कोलिजन हम लोग ने लिखा अभी तक वो एटम एटम का कोलिजन था, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन है, द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एन एटम इज डिफरेंट the electron can transfer any fraction of its kinetic energy to the electron of atom and may
एक्साइटेड। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन टकराने जा रहा है, एच एटम है और एच एटम रेस्ट पे है और एक इलेक्ट्रॉन उससे कोलाइड होने जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी सपोज 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन है ना वो इलेक्ट्रॉन से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, एटम के अंदर एंटर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन एटम के इलेक्ट्रॉन से होगा। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन है, क्योंकि वो सेम मास है, तो सेम मास में तो कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि वो सारी की सारी वेलोसिटी उसको ट्रांसफर कर सकता है, सेम मास अगर है। और अगर ऑब्लिक कोलिजन होगा तो सर्टेन फ्रैक्शन ट्रांसफर कर सकता है। कहने का मतलब है कि कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आ रहा है तो 11 में से ऐसा भी हो सकता है कि 10.2 ट्रांसफर कर दे और बची हुई 0.8 अपने पास रखे और 10.2 एटम को दे दे। तो 10.2 अगर एटम को मिल जाएगी तो एटम एक्साइट हो जाएगा। तो ये एटम अगर ग्राउंड स्टेट में है तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि फाइनली ये जो एटम है एच एटम, ये n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में चला जाए, जिसमें ये कितनी एनर्जी यूज कर लेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन बची हुई काइनेटिक एनर्जी लेके, बची हुई काइनेटिक मतलब 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके बाहर आ जाए। बाहर आ जाए मतलब बाहर ही है। तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन जो है वो एटम एटम कोलिजन से थोड़ा अलग है। इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर एनी फ्रैक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम एंड मे एक्साइटेड। एटम एटम में हम लोग के मैक्स लॉस का फॉर्मूला लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं लगाएंगे। ध्यान रहेगा ये पॉइंट। Yes, sir. बोलिए, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये करिए, आईआईटी का ही प्रॉब्लम है, पैराग्राफ 5 to 7। देखो इसमें कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ He प्लस गैस, ठीक है, H atoms and He plus ions are excited to respective first excited state। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 में है। तो देखो H एटम भी n इक्वल टू 2 में है, तो n इक्वल टू 2 में H एटम का एनर्जी कितना होता है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और He प्लस एटम भी n इक्वल टू 2 में है और n इक्वल टू 2 में इसका एनर्जी कितना होता है? माइनस का 13.6, n इक्वल टू 2 में। अब कह रहा है सब्सिक्वेंटली H एटम ट्रांसफर्स देयर टोटल एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये बताओ कि H एटम का एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा? तो एक्साइटेशन एनर्जी होगा 10.2। मतलब जब ये n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आएंगे तो ये एक्साइटेशन एनर्जी वो इसको ट्रांसफर कर दे रहा है, ठीक है, बाई कोलिजन। तो ये बताओगे कि इसकी फाइनल एनर्जी क्या बन जाएगी? तो देखो अगर ये इसको एनर्जी ट्रांसफर कर दे रहा है तो इसकी इनिशियली एनर्जी थी -13.6 और 10.2 इसके पास आ गई, तो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और -3.4 He प्लस एटम के कौन से ऑर्बिट में होगा? n इक्वल टू 4 में। इसका मतलब है कि He प्लस जो है, He प्लस इज excited from n equal to 2 to n equal to 4। देखो तो पहला आंसर तो यही है, सी पार्ट। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इन द विजिबल रीजन बाई He प्लस आयंस। अब ध्यान से देखना, He प्लस आयन जो है n इक्वल टू 4 में है, नीचे इसके कौन कौन से लेवल हैं? n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 1 है, ठीक है। अगर हम वैल्यूज लिखें तो ये वैल्यू है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू है माइनस का 13.6
ये वाली वैल्यू है माइनस का 6.04 और ये वैल्यू है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अब ये कह रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो विजिबल में कौन सा वेवलेंथ एमिट करेगा। तो देखो विजिबल के लिए अभी देखा था कि विजिबल के लिए जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1.77 से 3.1 होनी चाहिए। तो इसमें तुम चेक करो कि डिफरेंस क्या आएगा, और मुझे लगता है कि चेक करने में, चेक क्या करना है, ऐसे ही दिख रहा है ना, क्यों भाई, कौन सा ट्रांजिशन होगा, n=4 से n=3 वाला ट्रांजिशन होगा। तो 4 और 3 के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा, तो ये आएगा 6.04 माइनस 3.4, कितना बनेगा ये देख लो, तो ये आएगा 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसका हम लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा हो जाएगा 12400 अपॉन 2.64, तो ये वैल्यू निकल के आती है 4.7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में। तो ये सी ऑप्शन दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। निकाल लिया था, बोलिए। यस सर। और सेवेंथ में कह रहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ n=2 इलेक्ट्रॉन फॉर HnHe+। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि वो 1 वो z² अपॉन n² के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी H एटम की अपॉन सॉरी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की H एटम में और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की He+ एटम में, जो ये डिफरेंस होगा तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 1/4 आ जाएगा। बताइए, क्लियर है? बताओ कहीं डाउट है? ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते हैं इसमें आज लेक्चर में।